हेलो एवरीवन। पेपर मेरे हाथ में आ चुका है बच्चों। इस पेपर को पूरा देखना है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर कल आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चंस लेके मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अगर आप सच में 85% से ज़्यादा नंबर लाने चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपना नाम और रोल नंबर कॉमेंट में लिख देना। ठीक है, अगर आप सच में लाना चाहते हो तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मन को शांत रखते हुए वो पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा निम्नलिखित अपठित गद्यांश है। ये जो गद्यांश है वो अपठित होगा, जो कि आपकी किताब में नहीं होगा। पहले ये जो गद्यांश है ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है, मैं तो कहूँगा गद्यांश जो आया है ना, उससे पहले ये प्रश्न पढ़ लो। जयशंकर प्रसाद ने छायावत का बीजारोपण किस रचना में किया? निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? ठीक है, सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? प्रसाद जी संबंधित किससे हैं? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ठीक है, तो ये प्रश्न पढ़ लिए। अब प्रश्न पढ़ के जब हम ये पढ़ेंगे ना तो उत्तर हमें फटाफट दिखते हुए नजर आएंगे। चलिए पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे, मतलब पैदा हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था। घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनकी कवि हृदय झलकता है। इन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विधायिनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना में के प्रकाशन के सांकेतिक रूप में मिला। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया था। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र के हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, सो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, उपयुक्त ये जो गद्यांश है उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? छायावाद, सरस गीत, जयशंकर प्रसाद, झरना। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो आंसर क्या होगा? जय प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी किससे संबंधित थे? तो प्रसाद जी सुगनी साहू के घराने से संबंधित थे, है ना। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी थी? तो सबसे पहले उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। ठीक है ना बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। जयशंकर प्रसाद ने छायावत का बीजारोपण किस रचना में किया? तो उन्होंने झरना में किया था, है ना। बीजारोपण झरना में किया था। तो ये क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ लिया। आगे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब एक काव्यांश पूछेगा अपठित। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित जिस जगह पर सरित गिरी गवाह मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों की शरर मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? ठीक है, ये जो काव्यांश है उसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा पथ की पहचान। ठीक है, बटोही शब्द का अर्थ क्या है? बटोही शब्द का अर्थ होता है पथिक। सुमन का पर्यायवाची क्या है? तो सुमन का पर्यायवाची होता है फूल, पुष्प, प्रसन्न। ठीक है, कह रहे हैं उक्त काव्यांश में, ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों। इसको रट लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में, आरबीएससी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों की शर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है दुख। ठीक है, कंटकों का मतलब दुख होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं उनमें शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है प्रकाश, दीप्ति, उजाला। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, कह रहे जॉर्ज परचम की नाक कहानी है, कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हर एक एक नंबर का है। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? जातिवाचक।
कह रहे जिस सर्वनाम का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द ही शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय कहते हैं, अव्यय शब्द भी कहते हैं। मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? मानव। अनुज में उपसर्ग क्या है बच्चों? अनुज में अनु पहले आया है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। खंड भाव में आ जाते हैं अब। कह रहे प्रश्न संख्या 4 से 16 तक। ठीक है, 4 से 16 तक आपको क्या करना है? प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 में जाने से पहले हमें 3 तो करना पड़ेगा ना। मेरे पन्ना रख दिया था तो मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ, 3 तो कराया नहीं। कह रहे निम्नलिखित में अति लघु उत्तर प्रश्न के उत्तर 20 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये तो प्रश्न है, मैं प्रश्नों के उत्तर लिख के आ चुका हूँ। कह रहे हैं व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। तो व्यंजन संधि क्या होता है? देखिए, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है ना, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं बच्चों। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं क्योंकि यह माहेश्वर सूत्र के आय से हौ से लेकर लौ के बीच के कणों वर्णों से संबंधित होता है, जैसे सत प्लस आचार सदाचार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण दीजिए। तो मूर्ति को बनाने वाला, जैसे मूर्तिकार काल को जीतने वाला, ठीक है ना। धोखा देने वाला, राजद्रोही, खुद को मारने वाला, आत्मघाती। तो ये 2 उदाहरण दे दिए मैंने। कह रहे हैं काठ का उल्लू होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, बिल्कुल मूर्ख होना, इसका ये अर्थ है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य का प्रयोग लिखिए। तो देखिए इसका प्रयोग लिखना है, जैसा करोगे वैसा मिल भरोगे, कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसका ये अर्थ है। लोकोक्ति का प्रयोग राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसे उसमें 0 अंक प्राप्त हुए। ठीक हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना, वाक्य प्रयोग करना था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाऊं। हाँ, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो देखो बच्चों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सन 1977 में हुआ था। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? ठीक है, तो उन्होंने यह तर्क दिया था कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए, जैसे चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, घूस लेना। ये सभी गलत काम का कारण शिक्षा नहीं है, बल्कि ये मानव प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, हमें स्त्री शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है और मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है, ऐसा लगा। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, 2 रचनाओं के नाम लिखने, नाश और निर्माण, धूप की धान, सीला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? तो संगतकार जो कविताएं गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10वां। कह रहे भदंत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को किसका परिमाण माना है? ये आपको बताना है। तो किसका परिमाण माना है बच्चों? भदंत आनंद कौशल्यान सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता है और ना ही संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न है
रानी आए और नाक ना हो, पंक्ति में किसके नाक की बात ना होने की बात कही गई है? तो जॉर्ज पंचम की नाक ना होने की बात कही गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार आगे विज्ञान के विषय के विद्यार्थी रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? 45 शब्द के अंदर अपना आंसर देना 2 नंबर में। तो इस पाठ से ये पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते। वे दुखी होते हैं तो उसे रो रो कर चिल्ला कर प्रकट कर देते हैं, प्रसन्न होते हैं तो हंसी खुशी के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। इसीलिए सिसकते सिसकते एकदम हंस पड़ना और खेलने लगना उनके लिए स्वाभाविक होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व है बताया गया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो आंसर क्या होगा? शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्धि की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे हैं, दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ? तो टुन्नू और दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी और दुक्कड़ पर गाने वालियों ने दुलारी का खास नाम था, उससे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। तो काल के भेद, एक तो भूतकाल मतलब बीते समय का बोध कराने वाली क्रियाएं भूतकालिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे वह खा चुका था। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, जैसे अभी काम चालू हुआ है ना, वो वर्तमान होता है। भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ, गया नहीं है, जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़ी भागी क्यों बताया? तो आंसर है, गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन पे ना बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है जैसे गोपियां झेलने को विवश हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ठीक है। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। वे सभी खरा व्यापार रखते थे, दो टुक बात कहने में ना कोई संकोच करते थे, ना किसी से झगड़ते थे। ठीक। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब तोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? कह रहे हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो छाया मत छूना कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके अपने वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, ये कहता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, काशी संस्कृति की पाठशाला है क्यों? नौबत खाने में पाठ के आधार पर बताइए। सो देखिए बच्चों, काशी संस्कृति की पाठशाला है क्योंकि काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा रही है। बड़े बड़े रसिक कंठे महाराज ने भी यहीं सबको संस्कृत का पाठ पढ़ाया। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, संकट मोचक हनुमान का मंदिर है, खान पान उत्सव अन्य सामाजिक परंपराएं भी विद्यमान है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 13वें नंबर, संस्कृति क्या है? अपने शब्दों में लिखिए।
तो बच्चों, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विधियों, प्रविधियों, उपकरणों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को जन्म दिया। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। इन सब के योग को संस्कृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहे हैं, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। उक्त स्थान और उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, लेखक नाटकों में स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण इसलिए नहीं मानता क्योंकि उस समय अधिकांश जन समुदाय प्राकृत बोलता था। प्राकृत ही उस समय की जन प्रचारित भाषा थी। संस्कृत का प्रयोग शिक्षित वर्ग ही करता था। अनेक ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, अतः प्राकृत बोलने वालों को अनपढ़ कैसे कहा जा सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं, सूरदास का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जीवन परिचय देना है, संक्षेप मतलब शॉर्टकट में लिखना है। 2 नंबर में, नाम सूरदास, जन्म 1478 में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। मृत्यु का स्थान था पारसोली। पिता का नाम पंडित रामदास, उनके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति उनकी थी कृष्ण भक्ति, है ना। और ब्रह्म का रूप था सगुण। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर और भाषा उनकी थी ब्रज। काव्य कृतियाँ क्या है उनकी? सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। ठीक है, सुरसरावली में यह ग्रंथ सुरसागर का भाग है जो अभी तक विवाद इस पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। साहित्य में क्या योगदान है? कृष्ण की बाल लीलाओं और कृष्ण की लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है इन्होंने। ठीक है, सूरदास जी ने। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो नाम इनका है राम वृक्ष बेनीपुरी। पिता का नाम फुलवंत सिंह। जन्म हुआ था 1902 में। जन्म स्थान है ग्राम बेनीपुरी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। शिक्षा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से है। ठीक है, संपादन तरुण भारत, नई धारा। भाषा शैली इनकी थी, भाषा व्यवहारिक थी, लाक्षणिक थी और व्यंग्यात्मक थी। निधन इनका हो गया था 1968 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं हैं गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, जंजीर और दीवारें, मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। माटी की मूर्ति हिंदी लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। यह एक शब्द चित्र संग्रह है। ये शब्द चित्र संग्रह विद्या की रचना है जिसमें लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। साहित्य में स्थान बताना इनका, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक स्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, अब खंड 100 में आ जाते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे और तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसीलिए अकाट्य तर्क देते। ठीक है, तो ये प्रसंग है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया। व्याख्या करनी है। फादर बुल्के अपनी वेशभूषा और संकल्प से सन्यासी थे, परंतु वे मन से सन्यासी नहीं थे। वे संबंध बनाकर नहीं रखते, परंतु फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना रहे थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। वर्षों बाद मिलने पर भी उनसे अपनत्व की महक अनुभव की जा सकती थी। जब वे दिल्ली जाते थे तो अपने जानने वाले अवश्य मिलकर आते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता, इसलिए वे परंपरागत सन्यासी की छवि से अलग प्रतीत होते थे। ठीक है, या तो ये वाला हो गया, या फिर आपको क्या करना है, देखो ये पद्यांश वाला है, इसकी भी हम व्याख्या कर देते हैं। फटिक सिलानी सो सुधराए सो मंदिर,
उदित तही को सो अधिकाए उमंगे अमंत, भारते भीतर लौ बेती न दिखाए देव, दूध को तो फेन कल्यो आंगन बसरंद। ठीक है, ये है। तो ये क्या है, प्रस्तुत ये जो पद है रीतिकरण कवि के देव द्वारा रचित, जिसमें कवि ने चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रकट किया है। कवि ने वास्तव में इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। ठीक है। व्याख्या, अमृत की ध्वलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दही के समुद्र की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी उज्ज्वला से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही। दूध की झाग जैसी उज्ज्वलता सारे गन और फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न। प्रश्न क्या बोल रहा है, लक्ष्मण और परशुराम। ठीक है, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, जब प्रभु श्री राम भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो इसकी सूचना परशुराम जी को मिलती है और वे क्रोधित होते हुए जनक की सभा में आ धमकते हैं। वहां जब वे राम को भला बुरा कहने लगते हैं तब लक्ष्मण से रहा नहीं जाता और फिर परशुराम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कटु वचनों में शिक्षा देने लगते हैं। इस संवाद में शीश, सील, क्रोध, संयम और वीरता का बखान होता है। बाद में श्री राम लक्ष्मण का क्रोध शांत करते हैं। दूसरा क्या है, आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। देखिए, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता। कवि अपने व्यक्तित्व अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। उपहास मतलब मजाक। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। इसी भावना को देखकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करता है, समझाइए। ठीक है, तो लेखिका यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया गया है। सन 1940 से 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर के युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता, विरोध करने का तरीका देखने ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं खंड 2 में। कह रहे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखनी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मातृभाषा और उसका महत्व। ठीक है, और यहाँ पे देखो और भी हैं, राजस्थान के मेले, मेरी अविस्मरणीय यात्रा है, मेरा प्रिय नेता। तो इन टॉपिक्स को लेते हुए आपको निबंध लिखना है। ठीक है, सारे टॉपिक्स में। तो मैंने पहला वाला ले लिया, देखो बच्चों। ठीक है, मातृभाषा और उसका महत्व, ऐसे पूरा टॉपिक पहले लिखोगे और फिर जो दे रखा है मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए जो टॉपिक दे रखे हैं ना, मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, इन चारों टॉपिक को लेके हुए बनाना है निबंध, और कम से कम 3-3.5 पेज या 4 पेज लिखनी है आपको। देखो, मातृभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जो मनुष्य जन्म लेने के बाद से ही बोलने सीखता है या शुरू करता है। मातृभाषा व्यक्ति की सामाजिक भाषाई पहचान को दर्शाता है। अपनी मातृभाषा से जुड़कर ही व्यक्ति अपनी धरोहर से जुड़ता है और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न मातृभाषा अनूठी है और समस्त स्वर से पूर्ण है। अपनी सभ्यता के लिए ये भाषाएं प्रमुख होती हैं। दूसरा टॉपिक है रचनात्मकता विकास में मातृभाषा का योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निज भाषा उन्नति, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के बटन नहीं के सूल। अर्थात मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है।
हम मातृभाषा के महत्व को इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर हमको पालने वाली माँ होती है तो हमारी भाषा भी हमारी माँ है। हमको पालने का कार्य हमारी मातृभाषा भी करती है। इसीलिए भारतेंदु जी ने माँ और मातृभाषा को बराबर का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है। मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, यूँ तो भारत के देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ आपको भाषाओं में भी अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 43.7% लोगों ने हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है। आज के समय में हिंदी का प्रयोग हर क्षेत्र के उन्नत स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग अन्य देशों की भाषा को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि अंग्रेजी, है ना। उपसंहार लास्ट में लिखना है। मातृभाषा हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का जरिया है, लेकिन वर्तमान समय में मातृभाषा का संरक्षण न मिलने के कारण 5 दशकों में अब तक लगभग 50 मातृभाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। मातृभाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए सभी में अपनी मातृभाषा की उन्नति की लौ जलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं 22वें प्रश्न में। 22वें प्रश्न क्या बोल रहे हैं? स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है। तो ये अशोक नगर जयपुर, फिर आ जाएगा दिनांक। ठीक है। प्रिय मित्र महेश, यह जानकर तुम्हें खुशी होगी कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है। बहन की शादी 2 मार्च 2023 में है। मैंने अपने पुराने स्कूल के सभी मित्रों को बुलाया है। तुम्हें भी आना है ताकि दोस्तों से एक बार मिलने का मौका मिल सके। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन पहले ही आ जाना और मेरी सहायता करने में यह हो जाएगी। यही यदि तुम जल्दी आ जाते तो मेरा काम करने में मदद हो जाता। इसके अलावा तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। अपने माता पिता और भैया को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र नीरव। सिंपल से है। मेन चीज फॉर्मेट आपको बताऊंगी। पहले डेट लिखना है, ठीक है, फिर पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर मित्र का नाम लिखते हुए टॉपिक पर उसको बुला देना है, और फिर लास्ट में तुम्हारा प्रिय मित्र नीरव। या फिर अपने प्रधानाचार्य को एक अंग्रेजी विषय का रिक्त स्थान खाली होने पर एक पत्र लिखना है। ठीक है। कह रहे नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। आपको एक विज्ञापन बनाना है। या फिर आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है। तो विज्ञापन बनाना है आपको। ठीक है। पोस्टर बनाना है। ऑफर ऑफर नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर। टॉपिक हाथ से बनाई गई सुंदर कारपेट उचित दामों पर बेची जा रही हैं। ये कारपेट आ गया। ठीक है। पेंसिल से ही बनाना है चित्रों को। ठीक है। और इनको काले और नीले पेन से दिखाना है। कम कीमतों पर उपलब्ध हैं, अच्छे डिज़ाइन है। और फिर ये स्थान आ जाएगा। ये स्थान है विद्यागल प्रांगण। फिर समय दोपहर 12 से 7 बजे तक बेचा जाएगा। दिनांक। ठीक है। या फिर दूसरा जो पूछा गया है, खुशखबरी खुशखबरी। ठीक है ना। उत्कृष्ट विद्यालय आनंद नगर जयपुर। हमारे विद्यालय शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से बनी हुई उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु उचित मूल्य में उपलब्ध है, जो आप लोग बहुत ही कम दाम पे खरीद सकते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये स्थान आ जाएगा, समय आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आप सच में 85% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो अपना नाम और रोल नंबर कमेंट करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़।